बताइए। तो प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है और हमें पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद विभिन्न भाषाओं में ट्रेंड करके गाइड की लाइसेंस दी जाती। हम अपने इंडियन के साथ कुछ विदेशी भाषा भी बोलते हैं। बाबू, आप जिसे देखने आए हैं ये आपके दिमाग में होगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय का पार्ट है। आप भविष्य में जितनी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठेंगे बहुत सारा ऐसा प्रश्न मिलेगा जो नालंदा के बारे में होगा। अतः नालंदा दौड़ धूप कूद फान करके चले जाने की जगह नहीं है, नालंदा सीखने की जगह है। अतः ध्यान दे करके सुनिए। गाइड रखने के लिए सर एक अच्छी राशि खर्च करते हैं और बच्चा कुछ नहीं सीखे तो गाइड रहने से कोई फायदा नहीं है। आपकी एक आपसी जो एक्टिविटी होती है, हम बच्चों में सभी को ये होता है आपस में बातचीत करते हुए चलना। थोड़ा देर के लिए इन बातों को रोक दीजिए जितना देर की हम आपको बताते हैं, चूंकि ये जीवन भर आपको काम देगा, इस बात को ध्यान रखिए। हम बता लेने के बाद हर बच्चों से फिर प्रश्न करेंगे, जवाब देना आपका दायित्व होगा, नहीं तो सर आपको सजा देंगे। समझ गए? इसलिए ध्यान देकर सुनिए। यदि आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्ड बना सकते हैं, चूंकि हम जो भी आपको बताएंगे सब एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट बताएंगे, किंतु रुक रुक के जो फोटो लेने वाला काम है वो हमारे बता लेने के बाद कीजिएगा। हम ऐसे जगह पे आपको फिर छोड़ देंगे जहाँ का फोटो वगैरह फिल्म वगैरह में भी बना है, जॉनी मेरा नाम वगैरह की शूटिंग हुई है, वो सब जगह में फोटो लीजिएगा, ठीक है। और चलने में भी हड़बड़ कर करके गिर पर करके नहीं आइएगा, चूंकि ये खंडहर घूमने जा रहे हैं, टूटा फूटा भी जगह मिलेगा। सभी बच्चों को सावधानी से धीरे धीरे आना है। जब तक मेरा सभी बच्चा एक जगह नहीं पहुंचेगा हम कहीं कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि आप जो घूमने जा रहे हैं बहुत बड़ा जगह है, इसमें घूम घूम करके देखना होगा। तो ध्यान देके सुनिए। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था। तो इस विश्वविद्यालय के फाउंडर राजा कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त राजा ने इस विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में बनाया था। इसे 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल ने इसका पूरा विस्तार किया था। इसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी, 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। सोचिए, 10,000 छात्र के लिए 1,500 टीचर थे, यानी प्रत्येक 7 बच्चों के लिए एक टीचर थे। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का नालंदा पे अटैक हुआ, नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजिका। इतनी किताबें उनमें थी। जब जलाई गई ये विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये पूरा मिट्टी से उस तरह से कवर्ड हो गया था। वो जो दूर में टीला जैसा आप देख रहे हैं उस तरह से दबा हुआ था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। बाकी एरिया के ऊपर में गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं, कहाँ क्या है बताने जा रहे हैं, ये हमारी अपनी कोई कल्पना नहीं है कि जो मन में आया मैं बता दिया और आप इसे ब्लाइंडली मान लें। नालंदा के सभी बातें की जानकारी ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है। जो ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी, बाद में यहाँ का टीचर भी रहा था। ह्वेनसांग ने जो अपनी डायरी लिखा था, उस डायरी का नाम है सी युकी। क्या नाम है जी? सी युकी। हाँ, उस डायरी में डिटेल्स वर्णन किया था नालंदा के बारे में। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वह नालंदा है। ये नालंग जो है पाली वर्ड है। यहाँ का विषय पढ़ाई के रूप में जो लैंग्वेज था वो पाली भाषा थी और संस्कृत था, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब यहाँ का मुख्य विषय था। नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी खासियत थी फ्री एजुकेशन था। रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब राजा लोग देते थे। राजाओं को आप गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, वो भी राजा इन्हें दे देते थे। लेकिन यहाँ का एडमिशन प्रोसेस बहुत कठिन था, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए ये भी अच्छी बात है। ह्वेनसांग ने लिखा था, ही वॉज फेल 2 टाइम, ही वॉज पास्ड इन 3rd टाइम। वो 3रा बार पास हुए थे, 2 बार वो भी फेल हुए थे। अतः ट्राई करना चाहिए, जीवन में सफलता निश्चित है। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। चारों गेट पे द्वारपाल खड़े होते थे। द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद ही किसी विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ होता था। मीन्स एडमिशन टेस्ट। जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जहाँ का चपरासी गेटकीपर परीक्षा लेता हो, भला उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे।
लेकिन अभी तक नालंदा विश्वविद्यालय का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है। चूंकि मात्र 1 ही किलोमीटर की खुदाई हुई है, अतः एक छोटा सा गेट दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम प्रवेश करने जा रहे हैं। घूम के उसी से वापिस बाहर आए। ओके, चलिए जो आगे वीडियो पर आगे चलो। तो मैंने बताया था बाबू, ओरिजिनल गेट नालंदा का नहीं मिला। यही रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ था, जिससे हम आए, उसी से वापस बाहर जाएंगे। जैसा हम इंटर की और गड्ढा गड्ढा देख रहे थे दाएं तरफ में, वहाँ फूल पत्ती लगा दिया गया है, उसी तरह का कमरा हम अंदर दिखाने जा रहे हैं। चूंकि 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई है। एक लाइन ये विहार कहलाता था, हॉस्टल, जहां हम देखेंगे इनके रहने पढ़ने खाने पीने की सारी व्यवस्था। और हर हॉस्टल के सामने ये लाइन चैत्य था, मंदिर, जहां लोग पूजा करने जाते थे। ये सब मंदिर का लाइन। ये छोटा कमरा नुमा है या बड़ा टीला जैसा है। सब में ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी। स्तूप के ऊपर बुद्ध का मूर्ति था। ये कमरा के अंदर बुद्ध का मूर्ति था। स्तूप को स्तूप कहा जाता था, लेकिन इसे चैत्य कहा जाता था, चैत्यालय, जहाँ लोग पूजा करने जाते थे। लेकिन वो नालंदा का सबसे मेन टेम्पल है। किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं नालंदा के नाम से, वही तस्वीर छपी होती है। नालंदा का पहचान उस तस्वीर से होता है। ये चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। तो देखिए, हॉस्टल को विहार कहा जाता था, मोनास्ट्री। हम लोग 1 नंबर देखने जा रहे हैं, चूंकि इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं जो हुआ करती थी अभी भी देखने लायक बचा हुआ है। चलिए नीचे से आगे जाइए, रुक जाना, रोक के जाइए धीरे धीरे। और पीछे चलिए ना, वहाँ जगह है, वहाँ चलिए, सबको सुनाई पड़ेगा ना। संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। और पीछे चलिए। तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाया था। नालंदा 6 महीना तक जलती रही, फिर ये भूकंप में टूट गया था। तो पूरी इमारतें दबी हुई थी। हर जगह पे छत जो था लकड़ी का था, लकड़ियां सब जल गई है, छतें सब जगह गिर गया, कहीं नहीं आप छत देख रहे हैं। अब हम एक बौद्ध विहार, एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। हर एक हॉस्टल में 100 लोगों के रहने पढ़ने खाने पीने की सारी व्यवस्था थी, जो हम लोग देखेंगे। प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध का मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे मूर्तियों को नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद ही लोग जाते ही आते थे। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जो आप देख रहे हैं, 75% दीवारें इस तरह की जो आप देखते हैं ओरिजिनल है। वो देखिए बाद का है, जिसमें सीमेंट लगा हुआ है। नीचे वाला देखिए ओरिजिनल है जी, लगता जैसे ईंट के ऊपर ईंट को चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल इनके जुड़ाई में लगा हुआ है। रियल देखिए, नया है वही फीका पुराना जैसा लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। दोनों में कितना फर्क है आप खुद देखिए। नया वाला दीवार में सीमेंट पता चलता है, इन्होंने क्या लगाया था पता नहीं चलता है। ये सब जो कटिंग किया गया है, ये बरसाती पानी निकलने के लिए अभी काटा गया है। अब आइए इनके अंदर हॉस्टल में चलिए जाने दीजिए। इसे बिहार कहा जाता था। मैंने बताया हर हॉस्टल में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। इनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था, ये और ये बगल वाला, ये दोनों स्नान घर है। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये दोनों स्नानागार है। जबकि टॉयलेट के लिए लोग ओपन एरिया जाते थे। ये इनकी ओरिजिनल दीवारें हैं, जबकि ये बाद की है। बाद वाला ही देखिए टूट रहा है, लेकिन ओरिजिनल वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है। जबकि वही चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड मैंने बताया। इनके नाली का सिस्टम देखिएगा, आगे जैसे जैसे जाइएगा ये ऊंचा हो गया है। उधर से ये ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद का है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसे इनकी ड्रेनेज सिस्टम है। चलिए आगे चलिए, आगे के कमरे हैं, सब पीछे ये रह जाता है वीडियो फोटो करने के लिए। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। एक एक कमरा एक एक लोगों को मिलता था। इस तरह से 11,500 कमरे थे नालंदा में। 10,000 छात्र के लिए और 1,500 टीचर के लिए। हर ब्लॉक में 100 कमरा था। अभी 11 ब्लॉक में 1100 कमरा मिला है।
एक ब्लॉक में 100 कमरा था। एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए, स्टूडेंट या टीचर सबकी सेम फैसिलिटी थी। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट सेल्फ, दीपक रखने की जगह। जरा दीवार की मोटाई देख रहे हैं बाबू, कम से कम 4 फीट, अधिक से अधिक 12-12 फीट तक चौड़ी इनकी दीवारें थी, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी की बनावट नेचुरल एयर कंडीशन जैसा था। छत सब में लकड़ी का था, जल गया। ऊपर का जो कटिंग देख रहे हैं वो वेंटिलेशन था, हवा प्रकाश के लिए। आज दिन के लिए रूम ले लेना, यहीं पर रह जाना, सब घूमते रहना। तो अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए। अभी हम लोगों ने रहने का कमरा देखा। हर हॉस्टल में 2 स्पेशल कमरा होता था। एक कमरा जहां एक गुफा बनी होती थी मेडिटेशन के लिए, इसके अंदर जाकर के 1 बाय 1 लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। जबकि हमने मेडिटेशन करने का जगह चबूतरा भी बताया था, जहां प्लेटफॉर्म पर बैठ करके सामूहिक रूप से ध्यान करते थे। लेकिन हर हॉस्टल में एक गुफा भी होता था, जहां 1 बाय 1 एकदम अंदर गुफा में जाकर के कॉन्सेंट्रेशन माइंड के लिए साधना करते थे। तो यहाँ एक गुफा है और बगल में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। मूर्ति को नमस्कार करके, प्रणाम करके वो यहाँ ध्यान करने के लिए आते थे। हमारी संख्या ज्यादा है, गुफा के अंदर नहीं जाइएगा, बच्चे लोग इसमें कुछ जाइए, फिर इसको दर्शन कर करके फिर आपस में अदल बदल करके फिर यहाँ जमा होंगे। तो लड़का लोग इसमें इंटर कीजिए, पहले वीडियो में जाइए। इसमें गुफा है, वहाँ देखिए, वो अंदर नहीं जाना है। रुको, पहले कैमरा वाला दिखा दे। और कुछ घुसना रे कोनो फोटो है क्या? ये हवा मंग सके। अभी हम लोगों ने चारों तरफ इनके रहने का कमरा देखा। आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। एक एक ब्लॉक में हमने बताया था 100 बच्चे रहते थे, तो 100 लोगों के लिए क्लासरूम हुआ। ये लेक्चर स्टैंड हुआ पत्थर पिलर के लिए। बगल में वो देखिए चूल्हा है। सब अपने जगह पर खड़ा रहिए, सबको दिखाई पड़ेगा, नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, नीचे नहीं है। पहले राजा नहीं लोग को जाने दीजिए। वहीं से देखिए, ये देखिए चूल्हा है बच्चे लोग। अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, इसी तरह का चूल्हा बनाया जाता है। नीचे से काठ की लकड़ी जब इसके अंदर डाली जाती थी। इस चूल्हे का उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता था, लोग यहाँ जाकर के प्रैक्टिकल का काम करते थे, माने अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, और बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। जब यहाँ खाना बनता था, ये प्लेस में बैठ करके खाना खाते भी थे। तो आपने देखा, रहना पढ़ना खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। ऐसा 108 छात्रावास था, अभी 11 मिला है। सब बनावट में एक जैसे हैं। आइए, उधर से सीढ़ी है, उधर ही अच्छी टेक्नोलॉजी। सर इधर बैठा, इधर सर, इस पत्थर से इधर। तो यहाँ कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास 1500 साल पहले थी। ये दोनों गोदाम घर है जहाँ वो चावल रखते थे। इसके छत की बनावट आप देख रहे हैं, कमानीदार जैसा बना हुआ है ना जी। और वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। अभी भी जहाँ कुछ हम लोग मेन सामान रखते हैं, अपने इष्टदेव की मूर्ति लगाते हैं गोदाम के सामने। यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए देखिए 2 पत्थर लगा हुआ है बाबू। ये पत्थर में ऐसे भी चमक पता चल रहा है, देख रहे हैं ना, ये चमकीला पत्थर है। छाया देने के बाद देखिए इसका चमक और दिखाई पड़ता है, देख रहे हैं चमक, देख रहे हैं कितना ये चमकीला पत्थर है। रियल में ये साधारण पत्थर नहीं, ये माइका स्टोन है, अब्रक का पत्थर है। उस जमाने, इस इधर भी और उधर भी दोनों ये माइका स्टोन है, अब्रक का पत्थर। उस जमाने में यहाँ पे एक कॉपर प्लेट लगाया जाता था, ताम्रपत्र। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था, परावर्तित होता था। जरा सोचिए, आपके पास आज से 1600 साल पहले कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। हमारे पूर्वजों को ज्ञान था प्रकाश परावर्तन नियम का। आज विदेशी लोग कहते हैं हम लोग बहुत एडवांस हैं, किंतु टोटल टेक्नोलॉजी अपनी है। किनका मोबाइल था?
ऑफ कर लेना और जाइए कुआं और गोदाम का छत देख करके आइए 2 मिनट में। कुआं के छड़ कमजोर है, कुआं पर नहीं चढ़िएगा, और छत दोनों चीज देख के आइए। मनोज भाई बैठे हुए हैं, लड़का लोग देखिए ये हमारे सुदूर दोस्त सब है। देखिए एगो भाई है, एगो एसी वाला जय हिंद जय पे काट करके हर जगह पे काट करके डिपार्टमेंट ने दिखाया है, एक क्रमशः काट के डिपार्टमेंट दिखाया है। 3 राजाओं के द्वारा ये क्रमशः 3 बार में नालंदा बनी थी। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। हम लोग फ्लोर पर खड़े हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं ये गुप्ता डायनेस्टी का है। सबसे पहला राजा कुमार गुप्त का ये ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी की दीवार हर्षवर्धन काल की है, जबकि ये छोटी छोटी ईंटें जो है ये पाला डायनेस्टी का है। 3 डायनेस्टी में नालंदा का डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ काट काट करके दिखाया गया है। हम लोग बिहार के होने के बावजूद भी इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। और सर विदेश से मतलब वियतनाम से आकर वो लोग यहाँ शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। सोच सकते हैं, शर्म की बात है। ध्यान से थोड़ा सुनो इनकी बातों को, ठीक है? तो नालंदा में मैंने बताया था 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजका। वो 9 मंजिला था। ये बड़ी लंबी सीढ़ी इनकी 9 मंजिली बिल्डिंग, लाइब्रेरी के ऊपर जाने का रास्ता था। पूरा बिल्डिंग जल गया। ये भी एक छात्रावास था जिसका आंगन क्लासरूम था। तो अभी 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई। हमने जैसा यहाँ एक हॉस्टल पूरा घुमा, सेम इस तरह का 11 हॉस्टल वो लंबा लंबा यूकेलिप्टस के पेड़ तक मिला है। सब एक जैसा बनावट में है। सब में उसी तरह से रहने पढ़ने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं थी। और हर हॉस्टल के सामने ये छोटा बड़ा जो देख रहे हैं सब एक एक चैत्य था, मंदिर, जिसका ये प्रधान मंदिर है। किताबों में अखबारों में नालंदा के नाम से आप जहां भी तस्वीर देखते हैं यही तस्वीर छपा होता है। इसका नाम है सारीपुत्र स्तूपा। अब आप एक प्रश्न कर सकते ना, भाई इतना बड़ा विश्वविद्यालय यहीं पर क्यों बना है? इसलिए कि विश्वविद्यालय बनने से पहले यहाँ आम का बागीचा था। यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध ने 2 शिष्य यहाँ बनाया था, मोगलाना एंड सारीपुत्रा। मोगलाना जिनकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है, ये सारीपुत्र का समाधि है। यहाँ पे सारीपुत्र के राख को रख करके सबसे पहले राजा अशोक ने एक स्तूपा बनाया था जो पहली अवस्था में गोल था। उसके बाद जब जब ये विश्वविद्यालय बना, ये सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया गया। ये अंदर से पूरा सॉलिड है जी। इसके ऊपर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी और चारों तरफ ये बुद्ध मूर्तियों से घिरा हुआ था। कुछ मूर्तियां आप अभी भी दीवारों पर देख रहे हैं, देख रहे हैं ना बाबू जी? लेकिन वहां देखिए बहुत सारा गोल गोल है, मटका जैसा बना हुआ। सामने भी गोल है, इधर बहुत सारा गोल गोल आकृति है। चौकोर वाला जो है ये ध्यान करने की जगह है, जहां बैठ करके लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे। लेकिन ये गोल 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 जितना देख रहे हैं, ऐसा भी हजारों की संख्या में मिला। वो गोल वाली सब समाधियां हैं। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, चूंकि विद्यार्थी ऑल ओवर वर्ल्ड से पढ़ने आते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। यदि बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। इस हिसाब से समाधि बनी हुई है। तो इधर इसी तरह का बड़ा छोटा मंदिर है। ऊपर जाना कहीं भी मना है, अतः ऊपर जाने की कोशिश कहीं नहीं करेंगे। रोड से आप चाहें तो राउंड लगा सकते हैं।
वहाँ आपका टॉयलेट है, पीली बिल्डिंग, और उसी के बगल में वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की भी व्यवस्था है। बाकी एक ही जैसा इधर 11 मंदिर है और इधर 11 हॉस्टल है। आइए एक मंदिर और देखते हैं उधर से। इधर नीचे खड़ा, यहाँ खड़ा हो जाइए सभी बच्चे लोग। नीतीश कुमार जी लीजिए सब लोग का था 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई। एक लाइन वो हॉस्टल का लाइन है, वो भी देखिए चारों तरफ रहने के कमरे दिखाई पड़ रहा है, आंगन पढ़ने का जगह, चूल्हा कुआं सब में है। हेलो 2 मिनट और साइलेंट प्लीज। तो उधर 11 हॉस्टल मिला जिसे बिहार कहा जाता था, और ये लाइन छोटा बड़ा 11 चैत्य है जिसे मंदिर कहते हैं हम लोग। ये सब के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। सेफ्टी के लिए लोहे का रड या सेफ्टी ऊपर से बना दिया गया है। वो यहाँ का मेन टेम्पल था जो मैंने बताया। यदि ये सब के भी ऊपर में जितनी भी बुद्ध की मूर्तियां थी सब टूट गई है। यहाँ आसपास में देखिए, हमने बताया था गोल गोल वाला जितना ईंट वाला है, नीचे ही रहिए बाबू ताकि सबको पीछे वाला को दिखाई पड़े। तो ये गोल वाला जितना है सब समाधि है, और चौकोर वाला जितना है ध्यान करने की जगह है। ये पत्थर की मूर्तियां यहाँ से चूंकि बहुत सारा टूटा फूटा सामान मिला है, सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। तो जो म्यूजियम नहीं ले जाया जा सका यहाँ पर रख दिया गया है। और कोई कुर्सी नहीं है, कुर्सी के आकार में जो मूर्तियां मिली उसको ईंटा मिला करके उसको ऐसा सेट किया गया है। तो इधर 11 मंदिर, 11 हॉस्टल सब एक जैसे हैं। ये नालंदा का सब पुराना इतिहास था। एक नालंदा का नया इतिहास में देखिए, वहाँ एक खजूर का पेड़ है जी, देखा। एक नाटा वाला पेड़ में देखिए 8 ब्रांच आया है, देख रहे हैं। वो सिंगल ब्रांच का नहीं है, 8 ब्रांच है। ऐसा कहा जाता है भगवान बुद्ध का प्रभाव अभी भी नालंदा पर है, और उन्होंने अपने उपदेश में अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। यही कारण है कि उसमें 8 ही ब्रांच आया है, न 7 आया है न 9 आया है। तो इच्छा हो तो आप अपने विवेक से इधर उधर घूम सकते हैं। फिर सर के पास एक जगह यहीं पर आकर के सब कलेक्ट होइएगा, चूंकि यहाँ छाया है, तब एक साथ आप लोग निकलिएगा। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। यदि किसी बच्चे को किसी तरह का प्रश्न पूछना है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। तो देखिए, मैंने बताया बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। ऑथेंटिक बात यही है, दे डिस्ट्रॉय आवर कल्चर। उसने हमारी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए ऐसा किया। चूंकि विदेशों में, सभी देशों में भारत सबसे आगे था। आज यदि सोचिए ये चलता रहता तो हम लोग कहाँ रहते, कितना ऊंचा भारत रहता। कुछ दुष्ट लोगों के कारण इसको बर्बाद किया गया। लेकिन ऐसी भी एक कहानी है कि बख्तियार खिलजी को एक बीमारी हो गया था। दवा खाते खाते वो थक गए थे। उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया था कि बिना मुझे दवा खिलाए कोई ठीक कर दे तो मैं उन्हें पुरस्कार करूंगा। यहाँ एक राहुल श्रीभद्र जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मैं उनको ठीक कर दूंगा। बख्तियार खिलजी को कुरान शरीफ पढ़ने की आदत थी। उनके कुरान शरीफ के पेज में दवा का लेप लगा दिया। जब वो थूक लगा लगा करके पन्ने को पलटते थे, दवा का अंश अंदर गया और वो ठीक हो गए। तो उपहार में यही दिया कि वो तब तो बिना दवा खिलाए जब हमें कोई ठीक कर सकता है, तो हो सकता है एक समय ऐसा आए कि पूरा इस्लाम भी ये लोग खत्म कर दें। तो उन्होंने माचिस लगाया और विश्वविद्यालय जलाया। ऐसी भी कहानी है, बट एक्चुअली दे डिस्ट्रॉय आवर कल्चर, हमारी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद। सर, और उसके बाद में जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के आज से कितने वर्ष पहले मतलब कि इसका अंत हुआ था? आज से 900 साल पहले इसका अंत हुआ। मैंने बताया 1200 ईस्वी में सर ये जलाया गया था। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी को सफर कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है? सर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कहानी थोड़ा बता दें। मैंने आपको बताया था स्थापना के पहले यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। 2 शिष्य बनाया था, मोगलाना एंड सारिपुत्रा। सबसे पहले वो सारिपुत्र की स्तूप यहाँ बनी सर, जो राजा अशोक ने बनाया। उसके बाद ये नालंदा को कुमार गुप्त राजा ने, क्योंकि उन्होंने सोचा भगवान बुद्ध यहाँ आए हैं, सारिपुत्र की समाधि है, तथा कुमार गुप्त जो मगध के राजा थे, उस समय मगध की राजधानी राजगीर थी, उन्होंने इस विश्वविद्यालय का फाउंडेशन किया। सर, तो मौर्य काल में यह नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, गुप्त काल से, गुप्त काल में स्टार्ट हुआ जी। और कोई क्वेश्चन? सर, नालंदा विश्वविद्यालय जीवन भर के लिए ऐसा ही रह जाएगा आपकी, इसका कुछ वृद्धि भी होगा?
सही आप कह रहे हैं सर जी। नालंदा विश्वविद्यालय बनाने की एक पहल सरकार के द्वारा हुई है और उसके फाउंडर कलाम साहब हैं। कलाम साहब ने फाउंडेशन किया, हालांकि वो तो अब चले गए, लेकिन नालंदा बन रही है। हालांकि जैसा ये बनावट में है ये संभव नहीं है इतना मोटा दीवार लगाना, लेकिन इसी तरह का एक विश्वविद्यालय राजगीर में बन रहा है। ठीक राजगीर बस स्टैंड से 4 किलोमीटर पश्चिम महादेवा पिलखी एक गांव है, वहां पे 1000 एकड़ जमीन में अभी वो बनाया जा रहा है। मगर ये बदला नहीं जा सकता सर, चूंकि ये आपकी एक इतिहास है, ये तो जस का तस रहेगा। ऐसा ही रहेगा जी सर, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है जी? नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई कब हुई? 1915 से 1940 में, यानी सबसे पहले। और कोई प्रश्न है? और कोई क्वेश्चन हो पूछिए, इसकी बेहिचक खुदाई पूछिए। करने वाले व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, मैंने बताया था, ब्रिटिश वाले। जी ही वॉज द ग्रेट आर्कोलॉजिस्ट, उन्हें आर्कोलॉजी का पिता कहा जाता है। जी, सिंधु सभ्यता की भी वही किए थे। और कोई बच्चा नहीं? चलिए तो 1 मिनट, कुछ लोग ने क्वेश्चन पूछा, जैसे ये बेटी ने क्वेश्चन किया, मगर कुछ लोग एकदम चुप हैं। तो चुप रहना ये साबित कर रहा है कि हमने जो चीज बताया सब आपने प्राप्त कर लिया। तो थोड़ा सा हम आपका टेस्ट कर लें, सर को भी संतुष्टि होगी। हम 3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं लास्ट में, हमने पहले ही बताया था कि हम क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे बताना चाहेंगे हाथ उठा दीजिएगा, तुरंत बोल नहीं दीजिएगा, नहीं तो जो बच्चा नहीं सीखे वो नहीं सीख सकेंगे, फिर उनका फिर वही रिपीटेशन रह जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे हमारे बताने के बाद भी टॉक कर रहे थे। तो बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तीनों पूछेंगे, जो नालंदा के बारे में प्रायः प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मैंने बोल दिया है, मुंह को एकदम बंद कर लीजिए, हाथ उठाइएगा, हम जिनसे पूछेंगे बोलेगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्ता। बोलना नहीं था। बहुत अच्छा किया, लेकिन बहुत बकबक भी करना ठीक नहीं है। ओके, एग्जैक्ट आंसर क्या है? आंसर बेटा कुमार गुप्ता। बोलिए, क्या नाम है? कुमार गुप्ता। अभी सर ने यही क्वेश्चन किया था, इसके फाउंडर कौन थे, है ना? बहुत अच्छा, तुम, हम समझते हैं, बहुत, यू आर दी वेरी जेंटिल, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हमें कहा क्या जा रहा है। निर्देश पालन करना ये सबसे बड़ी अनुशासन है। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमने बताया था, हम इन सारे बातों का जो जानकारी आपको दिया चीनी यात्री ह्वेन सांग की डायरी के आधार पे, हमने इस क्वेश्चन को रिपीट कराया था। उस डायरी का नाम क्या था? हाथ उठाइए। कोई बेटा बेटी हाथ उठाइए, बोलिए सर। सर सी से है बाकी सी पूरा बोलिए, बट एग्जैक्ट आंसर। हाँ हाँ, 2 अक्षर चले गए, बस एक ही तो बच ही रहा है। एकदम एग्जैक्ट आंसर, थैंक यू। सी एग्जैक्ट आंसर। सो उस डायरी का नाम क्या था? अभी देखिए, इसके पहले पूछा गया है क्वेश्चन अच्छी परीक्षाओं में। 2 क्वेश्चन मैं पूछ चुका, तीसरा और मेरे द्वारा पूछे गए लास्ट क्वेश्चन। लेकिन देखिए, मुंह से तुरंत बोल नहीं दीजिएगा, सीखने वाला बच्चा नहीं सीखेगा, फिर उसको लगा चलो मेरा काम चल गया। हाउ मेनी स्टूडेंट एंड टीचर वेयर हियर एट ए टाइम? एक साथ पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कितने छात्र और कितने टीचर थे? दोनों आंसर देना है। 10,000 छात्र और 10,000। कोई नहीं पहचान में आया, कौन नहीं जानता था, कौन जानता था, ऐसे थोड़ी होता है, छोड़ दो। तो बोलो बेटी, तुम 10,000 1,500 टीचर, और 10,000 विद्यार्थी और 1,500 टीचर। थैंक यू, एग्जैक्ट आंसर। ओके, थैंक यू, हैप्पी योर जर्नी। फिर मैं लास्ट में कह दूंगा, आप लोग फिर बड़ा ऑफिसर होके आइए और फिर अनिल अंकल को गाइड कीजिए। विश्वविद्यालय में खुदाई करने में कितना समय लगा? 1915 से 1940 जोड़ लो, 25 साल लगे। और कोई क्वेश्चन पूछो, अभी भी पूछ सकते हो। इसका मतलब जैसे विस्तार का जो पहले तो न्यूज़पेपर ये सब तो कुछ नहीं था, तो फिर मतलब फ्रांस के लोग कैसे आगे पढ़ने थे? इसलिए कि जो लोग लौटते थे उससे उनकी सूचना मिलती रहती थी, और आते थे पैदल और जाते थे पैदल। आज के जैसा उस समय वाहन तो था नहीं, पैदल ही आना है और पैदल ही जाना है। समुद्र को पार करते थे नाव के द्वारा, कुछ घोड़ा और खच्चर का सहारा लेते थे चलने के लिए। तो मतलब पहले फ्रांस में मतलब पहला विद्यार्थी कौन था जो यहाँ पे आकर मतलब पढ़ाई? एक्चुअली मैंने बताया था, ह्वेन सांग, ही वाज द स्टूडेंट आफ्टर ही बिकेम प्रोफेसर। यहाँ के स्टूडेंट भी रहे और प्रोफेसर भी रहे। ओके, सबको ठीक लगा? किसी बच्चे का, बच्चियों का कोई क्वेश्चन हो अभी भी तो पूछिए। सर हो गया। ओके, थैंक यू, हैप्पी योर जर्नी।